नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जो हम आईएएस रंजीत सर की पुस्तक के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, आज हम लोगों का ये 17वां प्रैक्टिस सेट होगा। और इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को रखा गया है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आप अगर एक देखते हैं वीडियो ना, तो आपको खुद पता चलेगा कि लग रहा है कि एग्ज़ाम में ये प्रश्न हूबहू आ सकते हैं। तो पूरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। चलिए, कम समय रह गया है, तो बिना देरी किए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की तरफ। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न हमारा है, सरकार के कुल राजस्व का और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को कहा जाता है राजकोषीय घाटा। क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? जो केंद्रीय बैंक का कार्य है वो इनमें से कौन सा नहीं है? बैंक दर, खुला बाजार परिचालन, आखिरी कर्जदाता या फिर घाटे का वित्त पोषण। तो घाटे का वित्त पोषण जो है वो केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 ईस्वी में। कब हुई थी? 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? घोड़े बलिदान के लिए उसे जाना जाता है, गाय उसका पवित्र पशु था, पशुपति उनके द्वारा पूजे जाते थे, या फिर संस्कृति आम तौर पे स्थिर थी। तो किसके बारे में पूछ रहा है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में, कि कौन सा कथन सही है। तो पशुपति जो थे उनके द्वारा पूजे जाते थे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा है? तो भारत में सबसे पहले कौन सा शहर खोजा गया था? वो खोजा गया था हड़प्पा। किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। मोहम्मद बिन तुगलक एक असफल शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक एक असफल शासक था। वो व्यवहारिक व्यक्ति नहीं था। वो कैसा व्यक्ति था? सैद्धांतिक था, व्यवहारिक व्यक्ति नहीं था, इसलिए वो क्या हो जाता था? असफल हो जाता था। वर्तमान का दौलताबाद, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी, ये भी प्रश्न पूछता है कि किस शासक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। ठीक है, वह स्थित है, तो वह कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है औरंगाबाद में। ठीक है, ये प्रश्न क्या था कि वर्तमान का दौलताबाद जो है, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी, वो कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, जहांगीर किस वंश का शासक था? तो ये सभी को पता है, मुगल वंश का शासक था। निम्न में औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो वो था उत्तराधिकारी कौन था? तो मुअज्जम था। कौन था? मुअज्जम था। अगला प्रश्न, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष की थी? तो वो किए थे 1699 ईस्वी में। कब? 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये 10वें गुरु भी हैं सिखों के। निम्नलिखित में से महाराजा रंजीत सिंह प्रमुख थे। तो महाराजा रंजीत सिंह क्या थे? तो सुकरचकिया मिस्र के प्रमुख थे। कहाँ के? सुकरचकिया। 1809 में किस संधि ने आंग्ल सिख संबंधों को एक पीढ़ी के लिए स्थिर कर दिया तथा रंजीत सिंह के साथ सीमा निर्धारित कर दी? मोटे तौर पर सतलुज नदी की रेखा के साथ साथ कहाँ पर? तो अमृतसर की संधि। किस संधि? तो अमृतसर की संधि में। 1809 में किस संधि ने आंग्ल संबंधों को एक पीढ़ी के लिए स्थिर कर दिया था? तो अमृतसर की संधि ने। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मुगलों से लड़ने वाला सिख गुरु कौन था? तो गुरु गोविंद सिंह। मुगलों से लड़ने वाला सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। काकोरी कांड में कौन से स्वतंत्रता सेनानी को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल्ला को। राजेंद्र लहरी को कहाँ दिया गया था? तो गोंडा के जेल में। रोशन सिंह को नैनी जेल में। और अशफाकुल्ला को कहाँ दिया गया था? तो फैजाबाद के जेल में फांसी दी गई थी। चारों का नाम याद रख लीजिए। अगला प्रश्न, वर्ष 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? क्यों किया गया? कांग्रेस की धारणा थी कि भारतीयों को स्वराज का हक है। यह मुस्लिम लीग एक को समर्थन देता था। सदस्यों में इस विषय में मतभेद थे। कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। तो हाँ, कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? साइमन कमीशन को। अगला प्रश्न है हमारा, शिवाजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर सत्य पूछ रहा है। तो शिवाजी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कि उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र में जोड़ा। ये सही है। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक छत्र राज्य को कब ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में लाया गया? तो वो लाया गया था 1773 ईस्वी के। कब? 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक छत्र राज्य को ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में लाया गया। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित वायसरायों को उनके शासनकाल के दौरान घटित हुई घटनाओं के साथ सुमेलित करना है। अच्छा, ये वायसराय दिए हुए हैं और ये कुछ उनके घटनाएं। ठीक है, अब वेवल किस घटना के साथ जुड़े हुए थे? पाकिस्तान के प्रथम मांग, मोपला विद्रोह, शिमला सम्मेलन, या फिर सांप्रदायिक पुरस्कार यानी सांप्रदायिक पंचाट जिसको। तो वेवल किसके साथ जुड़े हुए थे? वो थे शिमला समझौता। एक का हो गया 3। रीडिंग किसके साथ जुड़े हुए थे? तो रीडिंग थे मोपला विद्रोह के साथ। रीडिंग
मोपला विद्रोह के साथ, बी का क्या हो गया, दूसरा हो गया सी विलिंगटन। विलिंगटन किसके साथ थे, तो वो थे सांप्रदायिक पुरस्कार, और एक बच गया यानी लिलिथगो जो थे वो थे पाकिस्तान के लिए प्रथम मांग। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 3-2-4-1, 3-2-4-1। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, 1 मिनट, कौन सा हो गया आंसर हमारा, ए हो गया, 3-2-4-1। इसी प्रकार के एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह थे, तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में। कहाँ पर, समताप मंडल में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया है, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया है यूनिसेड के द्वारा। किसके द्वारा, यूनिसेड के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वाष्पीकरण की क्षमता हवा के तापमान में वृद्धि के साथ कम होती है, तापमान में वृद्धि के कारण वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन कथन सही है, तो यही है कि तापमान में वृद्धि के कारण वायुमंडलीय दबाव जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा, समान ऊंचाई के साथ स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, समान ऊंचाई के साथ, तो उसको कहते हैं समोच्च रेखा। क्या कहते हैं, समोच्च रेखा। किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, तो जोड़ने वाली रेखा को कहा जाता है आइसोथर्म। क्या कहा जाता है, आइसोथर्म। कहाँ पर, तो एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को आइसोथर्म कहते हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है, मिजोरम से नहीं लगी हुई है। देखिए, नागालैंड, म्यांमार, असम, त्रिपुरा। तो मिजोरम से पूछ रहा है किसकी सीमा नहीं लगी हुई है, तो वो नहीं लगी हुई है नागालैंड की। मैप एक रखिए और मैप को आराम से 1-2 बार दिन में देख लिया कीजिए, इससे सारे हमें राज्य राजधानी याद हो जाते हैं। तो एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हमारे आंखों के सामने जो है ना नक्शा ध्यान में आ जाता है कि अच्छा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है अरुणाचल प्रदेश के बाद, फिर उसके बाद क्या है, मणिपुर है, फिर मम्मी यानी मिज़ोरम हो गया। तो मिज़ोरम जो है नागालैंड से किसे, मिज़ोरम से नागालैंड नहीं लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो गया। भारत के उत्तर छोर से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, तो भारत के उत्तर छोर से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, 37 डिग्री। उत्तरी छोर से गुजरने वाला अक्षांश हमारा 37 डिग्री है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, झारखंड के साथ, तो वो मध्य प्रदेश नहीं करता है। कौन सा, मध्य प्रदेश, क्योंकि बाकी ये तीनों करते हैं। किस दिन को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया गया था, तो गांधी दिवस के रूप में कब मनाया गया था, तो 15 जून 1944 को गांधी दिवस के रूप में मनाया गया था। कहाँ, बिहार में। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कामाख्या मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो ये असम में है। कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग्य नहीं है, किसका, राष्ट्रीय जो राजधानी है उसका भाग्य नहीं है, तो मुजफ्फरनगर जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग्य नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन, उत्तर प्रदेश से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है, नेपाल लगता है ना। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है, तो ये सारे जिले जो दिए हैं ये उत्तर प्रदेश के हैं, और उत्तर प्रदेश का जो बहराइच जिला है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। कामरूप वर्तमान में कहाँ है, तो कामरूप वर्तमान में कहाँ है, असम में। इसका आंसर सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश से डैश भी गुजरता है, तो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान, यानी राजस्थान कहाँ आ गया, पश्चिम, तो पश्चिम राजस्थान से भी गुजरता है। आंसर बी हो गया। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थलबद्ध देश नहीं है, यानी स्थल से नहीं सटा हुआ है, तो वो है म्यांमार। नेपाल तो स्थल से है, ऊपर ही लगता है, भूटान भी है, अफगानिस्तान भी है, लेकिन म्यांमार जो है वो जलीय सीमा है, यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ है ना। चार किस किस से सटता है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसे कौन कौन से राज्य लगते हैं भारत के, तो आना मम्मी याद कर लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, म से आना हो गया, म से मणिपुर, और फिर मी से मिजोरम, ठीक है, 4 राज्य लगते हैं। अस्थिर विनिमय दर को और क्या कहा जा सकता है, तो अस्थिर विनिमय दर को और क्या कहा जा सकता है, तो लचीली विनिमय दर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा लागत वक्र कभी भी यू आकार का नहीं होता है, कौन सा लागत भैया वक्र है जो यू आकार का नहीं होता है, वो है औसत स्थिर लागत वक्र। आंसर सी हो गया। इनमें से कौन सा कर प्रगतिशील कर का उदाहरण नहीं है, प्रगतिशील कर का उदाहरण कौन सा नहीं है, आयकर। आयकर जो है प्रगतिशील कर का उदाहरण नहीं है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत कौन कीमत होता है, कौन कीमत ग्रहिता होता है, देखिए तो कौन कीमत ग्रहिता होता है, वो होता है फॉर्म। देखिए ये गूगल पर भी मैं सर्च की, उसमें फॉर्म ही दिखा रहा था, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया।
भारत में राजकोषीय नीति का इनमें से कौन सा मुख्य उद्देश्य नहीं है? राजकोषीय नीति का पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मुख्य उद्देश्य नहीं है, तो वो है अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो इसके उद्देश्य देख लीजिए, मूल्य में स्थिरता को प्रोत्साहन करना राजकोषीय नीति का प्रोत्साहन करना उद्देश्य है, आय व संपदा के असमानताओं को कम करना भी, और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, ये सब क्या है इसके मुख्य उद्देश्य है। संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है, तो संवैधानिक राजतंत्र का क्या अर्थ है? संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्ति का प्रयोग करना, ये क्या होता है? संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ होता है। भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त है के सुंदरम। कौन है? के सुंदरम है। पहले कौन है? तो सबसे प्रथम जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन, लेकिन यहाँ दूसरा पूछा है तो दूसरा है के सुंदरम। आगे बढ़ते हैं। चुनाव 45 प्रश्न है। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली चुनाव आचार संहिता है, तो वो है कि मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दलों के बीच जो स्वैच्छिक समझौते होते हैं उनकी सहमति। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, तो वो नहीं आता है भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना। भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करवाना जो है निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। बाकी सब किसके क्षेत्र में आता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, ये सब कौन कार्य करता है? तो निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में आता है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना, ये तो विजयी पक्ष में से ही कोई एक चुना जाता है, तो इसलिए ये निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो वयस्क मताधिकार का उल्लेख है, वयस्क मता न्याय बंधुता। अच्छा, प्रस्तावना में देखिए, प्रस्तावना में पूछ रहा है, इसी प्रकार से अगर हम लोग नहीं समझेंगे ना क्वेश्चन तो गलत हो सकता है। थोड़ी आवाज़ धीरे है, तबीयत खराब है इसकी वजह से। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो वो नहीं किया गया है वयस्क मताधिकार का प्रस्तावना में। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान निर्माताओं के दर्शन और आदर्श संविधान में हम कहाँ देख सकते हैं? तो वो देख सकते हैं हम प्रस्तावना में। प्रस्तावना में ये संविधान निर्माताओं के दर्शन, आदर्श संविधान, हम सब चीज़ देख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो 22 भाषाओं को। अच्छा, किस अनुसूची, ये तो अनुसूची हो गया, और भाषा की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो वो है 343 में। किसमें? 343 में। 343 में ही की गई है ना राष्ट्रीय भाषा। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शामिल नहीं है? संस्कृत, सिंधी, नेपाली, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी भाषा जो है वो शामिल नहीं। किसने कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? कोई भी राजनीति जो है धर्म से रहित नहीं है, वो किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। संघ लोक सेवा आयोग रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत करता है? किसको प्रस्तुत करता है? संघ लोक सेवा जो है आयोग, वो रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? क्वेश्चन ये है, तो वो प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से तापमान के बारे में क्या सच नहीं है? तो तापमान के बारे में क्या सच नहीं है? तो यह SI इकाई में डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। यह क्या है? यह सच नहीं है। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। प्रतिरोधकता कलर कोड में चौथी पट्टी किसे निर्देशित करती है? चौथी पट्टी जो है वो किसको निर्देशित करती है? सहनशीलता स्तर, प्रतिरोधी क्षमता को, 10 की शक्ति को, प्रतिरोधकता के कुल मान को, या फिर प्रतिरोधक का पदार्थ को। तो प्रतिरोधकता कलर कोड में चौथी पट्टी किसको करती है? तो 52 प्रश्न है, प्रतिरोधकता कलर कोड में चौथी पट्टी किसे निर्देशित करती है? तो वो करती है सहनशीलता स्तर को, यानी प्रतिरोधी क्षमता स्तर को निर्देशित करती है। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। उल्लू पूर्ण अंधकार में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं क्योंकि रॉड के साथ उनकी जो बड़ी बड़ी आँखें होती है गोल आगे की तरफ निकले होते हैं, जो उनके द्विनेत्री दृष्टि प्रदान करते हैं। मतलब जो उनकी आंखें होती है ना, गोल गोल होती है, जो कि आगे की तरफ निकली हुई रहती है, जिससे उनके द्विनेत्री दृष्टि प्रदान होती है, तो जिसके कारण वो रात में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसके उपयोग से सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है? तो किसके उपयोग से किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है अधिक किसके? दक्ष कार्य इंजन से, उद्योग में उत्प्रेरक परिवर्तन के प्रयोग द्वारा, या फिर कम सल्फर वाले ईंधन से। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि किसके उपयोग से सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है? तो कम सल्फर वाले ईंधन के प्रयोग से। आंसर क्या हो गया? डी हो गया। वाहन किस हानिकारक यौगिक का उत्सर्जन है? तो वाहन जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, धुआं, इन सभी का क्या है? उत्सर्जक है, इन सभी का उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पूर्व USSR की
चेरनोबिल नाभिकीय संयंत्र दुर्घटना, ये चेरनोबिल वाला पूछता है, जिसमें रेडियो नाभिकों का वातावरण में रिसाव हो गया था, किस वर्ष में हुई थी? ये किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में। हाइपरप्लासिया क्या है? तो हाइपरप्लासिया कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि है। हाइपरप्लासिया क्या है? कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि है। नेक्स्ट प्रश्न, इंसुलिन में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होता है, तो क्या उपस्थित होता है? वो होता है जिंक। इंसुलिन में सूक्ष्म मात्रा में जिंक उपस्थित होता है। शरीर का ताप किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो वो किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर के ताप को नियंत्रित किया जाता है। साइकॉन यानी स्काइफा, स्पोजिला और यूस्पोजिनिया किस संघ के उदाहरण हैं? अच्छा, ये किस संघ के उदाहरण हैं? तो किस संघ के हैं भैया? पॉरीफेरा के, स्लिट्रेंटा के, प्लीटीमिंथा के या फिर टिनिफोरा के? तो ये है पॉरीफेरा के उदाहरण। किसके उदाहरण है? पॉरीफेरा के उदाहरण है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। किस पर? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असफल रहा। नेक्स्ट प्रश्न, करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? तो वो है महात्मा गांधी से। करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि अच्छा, होम रूल आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो वो थे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये कहाँ पर शुरू किया गया था? तो बेलगांव में शुरू किया गया था ना 1916 ईस्वी में। तो इसमें क्या था, घोतक क्या था? क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। होम रूल जो आंदोलन था, क्या रखा था? देश के सामने एक स्वशासन की ठोस योजना रखी थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो किस आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे? तो वो नहीं लिए थे बायोक्रम सत्याग्रह में, जो कि दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए चलाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो वो सबसे अधिक रहे थे बिहार और संयुक्त राज्य प्रांत में, संयुक्त प्रांत में 1 और 4 में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 और 4। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, 1923-28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो वो था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, क्योंकि पूरे देश में जो असहयोग आंदोलन फैल गया था, लेकिन चौरा चौरी कांड के कारण क्या हो गया? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया, यानी स्थगित कर दिया गया। तो उसी का कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण एक प्रमुख ये था। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, गांधी जी ने किसको महत्व दिया? रचनात्मक कार्य पर। गांधी जी ने किस पर महत्व दिया सबसे अधिक? तो रचनात्मक कार्यों पर सबसे अधिक महत्व दिया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान जो मिला था, वो मिला था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। किस दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लिंग की नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो यह बात कहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? ये तो बिल्कुल सिंपल वाक्य है जो कि सबको याद होगा। तो वो कहे थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या होता है? तो वो होता है वनस्पति। पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या होता है? वनस्पति होता है। जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किससे बनाया गया है? सहायतार्थ बोल रहा है, मतलब किससे बनाया गया? तो वो बनाया गया है ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया है। जलवायु परिवर्तन में सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायता के लिए क्या बनाया गया है? ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? तो उसका आधार क्या होगा? वो होगा पोषण संबंध। क्या होगा? पोषण संबंध। नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? कीटनाशक देखिए क्या पूछ रहा है कि सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक वो है डीडीटी। क्या है? डीडीटी जो है एक कीटनाशक सबसे बेस्ट कीटनाशक है। निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण से समाप्त करना अत्यंत कठिन है? किसे समाप्त करना सबसे अधिक अत्यंत कठिन है भैया? उत्पादक को। उत्पादक को समाप्त करना सबसे कठिन है। कौन सा झाड़ी का उदाहरण है? झाड़ी का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन देखिए तो खुद लगाइए अंदाज। तो कौन सा होगा? नींबू होगा। नींबू एक झाड़ी का उदाहरण है। जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों तथा पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? मानवीय पर्यावरण का ध्यान रखिए, मानवीय पर्यावरण का क्या पूछ रहा है? घटक नहीं है। परिवार तो है, धर्म भी है, समुदाय भी है, लेकिन भूमि जो है ये मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। जैव भार में कौन सम्मिलित है? जैव भार में कौन सम्मिलित है? तो समस्त जीव सम्मिलित है जैव भार में। तो
पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? देखिए ये 10% आंसर हो जाएगा कि ए हो जाएगा, 10% ऊर्जा पहुंचती है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसे होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो सदैव कैसा होता है? तो एक दिशात्मक होता है, एक दिशा में चलता है। वायु प्रदूषण धन का रोग किसे कहा जाता है? वायु प्रदूषण मतलब धन का रोग किसे कहा जाता है? अब पैसा रहता है तो गाड़ी उड़ी आदमी खरीदता है, तो परिवहन के कारण जो प्रदूषण होगा वही तो धन का रोग होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राथमिक वायु प्रदूषक द्वितीय वायु प्रदूषकों से किस तरह से भिन्न होते हैं? तो जो प्राथमिक वायु प्रदूषक होते हैं वो सीधे मतलब पहचाने जाते हैं कि हाँ ये प्राथमिक प्रदूषण है। जैसे अब लकड़ी को जलाएंगे तो वहाँ पर वायु प्रदूषण होगा ना उसके धुआं से, तो ये सीधे सीधे जो पहचान हो जाती है, जिनसे मतलब पहचान हो जाता है, सीधे सीधे पहचाने जाते हैं कि हाँ ये वायु प्रदूषण है, उन्हीं को क्या कहते हैं? प्राथमिक वायु प्रदूषण कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सीधे पहचाने गए स्रोतों से जो उत्सर्जित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक वायु प्रदूषण कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ये तो क्वेश्चन ही गलत लग रहा है, इसको छोड़ देते हैं, आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो कोयला और अन्य जीवाश्म ईंधन का औद्योगिक जल अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अपशिष्ट उपयोग किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अपशिष्ट उपयोग किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो वो किया जाता है पुनः उपयोग, उद्धार और पुनः चक्रण के द्वारा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन किसके द्वारा? तो पुनः उपयोग होगा, फिर उसका उद्धार होगा और फिर उसका पुनः क्या हो जाता है? चक्रण हो जाता है, जिसके द्वारा ये प्राप्त किया जाता है। तो आंसर हो गया बी। कीचड़ स्थूलन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, कीचड़ स्थूलन डैश द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो क्लोरीनीकरण के द्वारा। क्लोरीनीकरण के द्वारा क्या किया जा सकता है? इसको नियंत्रण किया जा सकता है। भारत में प्रचलित यांत्रिक खाद बनाने की वायुजीवी विधि को क्या कहा जाता है? तो वायुजीवी विधि को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है इंदौर विधि। क्या विधि? इंदौर विधि। एंड है हमारे ये 89 प्रश्न कि रासायनिक ऑक्सीजन मांग COD क्या दर्शाता है? तो वो दर्शाता है अपशिष्ट जल का जैव निम्नीकरण दर्शाता है। रासायनिक जो ऑक्सीजन मांग होता है क्या दर्शाता है? तो अपशिष्ट जल का जैव निम्नीकरण ये दर्शाता है। चारों आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा। एंड लास्ट प्रश्न है कि ताजे पानी का COD और BOD अनुपात है तो 1 के बराबर है। COD अभी क्या पढ़े थे? रासायनिक ऑक्सीजन मांग, यानी किसके बराबर है? तो 1 के बराबर है दोनों। तो ये हमारा था 90 सामान्य अध्ययन के सारे प्रश्न। यहाँ से फिर इस प्रकार के ये मैथ शुरू हो जाते हैं। तो मैथ देख लीजिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं मैथ से। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।